नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सीटेट की पर्यावरण से संबंधित मैं प्रश्न को लेकर के आया हूं और मैं इस वीडियो के माध्यम से सीटेट के सब्जेक्टिव प्रश्न हों या फिर पेडागॉजी के प्रश्न हों, सारे प्रश्नों को कंप्लीट करने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी, रामबाण सिद्ध होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर जा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है बिल्ली, दूसरा ऑप्शन है गिलहरी, तीसरा ऑप्शन सांप और चौथा ऑप्शन बाघ। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है गिलहरी। कौन सा आंसर होगा? गिलहरी। दोस्तों, गिलहरी के दांत उसके पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं, जिससे गिलहरी लकड़ी को या फिर दोनों ऊपर नीचे के दांत को आपस में रगड़ती रहती है और उसके दांत पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं। तीसरा से ऑप्शन बी सही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। जी हाँ दोस्तों, ये कूट वाले प्रश्न हैं। तो पहला ऑप्शन है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। ऑप्शन बी, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। ऑप्शन सी, सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं। ऑप्शन डी, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। इसका कोड क्या है? ए, बी और सी। दूसरा ऑप्शन ए और सी। तीसरा ए, बी और डी। चौथा ए और डी। तो दोस्तों बताइए, इसमें कौन सा कोड सही होगा? तो चलिए पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। केवल रानी मक्खी अंडे देती है। जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी भी मधुमक्खी के झुंड में एक रानी मधुमक्खी होती है जिसका कार्य होता है अंडे देना। तो देखिए कि पूरी व्यवस्था मधुमक्खी को मैं बता देना चाहता हूँ कि मधुमक्खी की पूरी एक व्यवस्था होती है। एक झुंड में एक रानी मधुमक्खी होती है जो साइज में थोड़ी बड़ी होती है और उसका मुख्य कार्य होता है अंडे देना। और इसके अलावा उसमें और भी नर मक्खी होते हैं जिनका काम होता है रानी के साथ सहवास करना। और कुछ ऐसे भी मधुमक्खी होते हैं जो छत्ते की रखवाली करते हैं और कुछ ऐसे भी मधुमक्खी होते हैं जो बाहर से शहद को ढूंढते हैं और ढूंढ कर छत्ते तक लाने का कार्य करते हैं। तो देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। बी, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती। जो नर मक्खी होते हैं वो कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं अदा करते। सी, सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं। जी हाँ, सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती हैं, इसलिए सी ऑप्शन क्या है? गलत है। पहला और दूसरा सही, सी गलत। अब डी क्या है? कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर के आती है। जी हाँ, श्रमिक मक्खी जो होते हैं वो शहद को ढूंढते हैं और ढूंढ करके उसे छत्ते तक लाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। तो कोट में कौन सा सही होगा? सी, ए, बी और डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। झूम खेती है। जी दोस्तों बताइए, झूम खेती क्या होती है? ऑप्शन ए, जैव खेती। ऑप्शन बी, काट और दूध खेती। ऑप्शन सी, कीटनाशकों का सीमित उपयोग। ऑप्शन डी, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ झूम खेती क्या होती है। तो झूम खेती एक जनजातियों के द्वारा की जाने वाली खेती है, जिससे जंगलों में ये जनजाति क्या करते हैं कि जंगल के एक विशेष क्षेत्र के पेड़ को काट देते हैं और काटने के बाद उसमें आग लगा देते हैं और लकड़ी जल जाती है तो राख की वजह से वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, जिसे
थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी बहुत मात्रा में जुताई करके उस पर खेती करते हैं। और जब तक अच्छी फसल होती है तब तक खेती करते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं और आगे भी वही काम करते हैं, पौधों को काटते हैं, उसमें आग लगाते हैं और फिर उसके राख में खेती करते हैं। तो ऐसी खेती को क्या बोलते हैं? झूम खेती कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही लग रहा है आप देखिए। जैव खेती, काट और दूध खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। जी हाँ, इसमें कौन सा? काट, तो काटते हैं, दूध खेती और जलाते हैं। तो काटते और जलाते हैं, उसके बाद उसमें खेती करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा, काट और दूध खेती। यह दोस्तों बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है? पहला ऑप्शन जड़, ऑप्शन बी छाल, ऑप्शन सी पत्ते, ऑप्शन डी बीज। तो सिनकोना के छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। किससे बनती है? छाल से बनती है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। ऑप्शन ए वन एक्ट के अधिकार 2007, ऑप्शन बी भारतीय वन एक्ट 1927 से, सी राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, ऑप्शन डी भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वन एक्ट के अधिकार 2007। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सांप के जहरीले दांत को कहा जाता है? जब दोस्तों प्रश्न हमारा है, सांप के जहरीले दांत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कसक, ऑप्शन बी विषदंत, ऑप्शन सी कृंतक, ऑप्शन डी शल्क। जी दोस्तों, जो सांप के नुकीले जहरीले दांत होते हैं उसे कहा जाता है विषदंत। ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न सी टेट में पूछे गए हैं और उम्मीद करते हैं, देखिए सी टेट में होता क्या कि अधिकतर क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को पढ़ना और समझना जरूरी है। ऑप्शन 7 अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? देखिए इसमें कई विधियां दी हुई है और पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को समझने के लिए इन चारों विधियों में से कौन सी विधि सबसे अच्छी है, सबसे उपयुक्त है? तो पहली विधि क्या है? व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी चाक एवं टॉक विधि, ऑप्शन सी जांच आधारित शिक्षण, और ऑप्शन डी है जग एवं मग पद्धति। जग एवं मग पद्धति। तो दोस्तों व्याख्यान विधि क्या होता है? व्याख्यान विधि का मतलब होता है कि शिक्षक कक्षा में जाता है और मौखिक रूप से चीज़ों को समझाता और बताता है। यह हो गया व्याख्यान विधि। और बी ऑप्शन चाक एवं टॉक विधि। इसमें क्या होता है? शिक्षक कक्षा में जाता है, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बताते हुए पढ़ाता है, समझाता है। सी है जांच आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है? शिक्षक बच्चे का आकलन करता है, बात विचार करता है और जब बात विचार करते हुए चीज़ों को समझाता और समझने की कोशिश करता है। और चौथा ऑप्शन है जग एवं मग पद्धति। यह दोस्तों जग और मग पद्धति क्या होती है? तो देखिए इसमें एक कक्षा में शिक्षक होता है और बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे जो जग है वो शिक्षक है और मग जो है वो बच्चा है, प्राथमिक अक्षर का स्तर का बच्चा है। तो जग शिक्षक है और मग बच्चा है। बच्चा निष्क्रिय रूप से क्लास में बैठा हुआ है और शिक्षक उसे क्या करता है? ज्ञान देता है। तो इसी को कहते हैं जग और मग पद्धति। जग मतलब शिक्षक रूपी जग से ज्ञान मग में या बच्चे में भरा जाता है। तो ये हो गया जग और मग पद्धति।
तो जी हाँ दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे। अब आप ही बताइए कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन, कौन सा होगा? ऑप्शन सी, जांच आधारित शिक्षण। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? प्रश्न कह रहा है कि ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो कह रहा है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से सबसे अच्छा विकल्प भ्रमण के लिए कौन सा सही होगा? तो पहला ऑप्शन है पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्ट क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी भी स्थान पर जाना। ऑप्शन बी, किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना। ऑप्शन सी, किसी नज़दीक स्थान पर जाना। ऑप्शन डी, अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। जी हाँ दोस्तों, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, इसमें से पहली बात तो अपनी पसंद की जगह पर जाना ये उतना अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना। जी हाँ दोस्तों, ये भी ऑप्शन इसमें क्या है? गलत है। दूर दूर क्यों जाएंगे? प्राथमिक स्तर का बच्चा है, दूर जाना और फिर अपरिचित स्थान पर दूर क्यों? दूर दराज परिचित स्थान पर जाना, ये ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन, किसी नज़दीक स्थान पर जाना, किसी नज़दीक स्थान पर जाना। तो ये तो ठीक लग रहा है, किसी नज़दीक स्थान पर बच्चे को लेकर के जाएंगे और उसे प्रत्यक्ष ज्ञान देंगे, तो सही है। लेकिन पहला ऑप्शन है पूर्व योजना, मतलब पहले से योजना बनाई गई हो कि वहाँ जाएंगे तो क्या क्या समझेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे देखेंगे, सारी चीज़ को योजना बनी हो, तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ फीडबैक भी मिलना चाहिए। मतलब उसको जहाँ जाता हो तो वहाँ फीडबैक के साथ साथ क्रियाकलाप के माध्यम से बच्चा वहाँ खुद जा कर के उस स्थान पे जा कर के ज्ञान का अर्जन करे। तो ये ऑप्शन सही होगा, या फिर किसी नज़दीक स्थान पर जाना। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्ट क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। चाहे वो चिड़ियाघर भी हो सकता है, कोई बगीचा हो सकता है, कोई मार्केट हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईवीएस में आकलन का संकेतक है। ईवीएस मतलब पर्यावरण में आकलन का संकेतक है। इस 4 ऑप्शन से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ईवीएस के आकलन को संकेतित करता है, आकलन को दर्शाता है? तो पहला है चर्चा करना, दूसरा है स्मरण करना, सी कथन देना, डी सूची बनाना। आकलन, तो ईवीएस में आकलन का सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा? तो होगा दोस्तों, क्या करना? चर्चा करना। चर्चा बच्चे से क्या करेंगे? बात विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, तो बच्चे का क्या कर लेते हैं हम? आकलन हो जाता है कि बच्चा कितनी मात्रा में सीखा है और अभी कितने सीखने की आवश्यकता है। और अब चाहेंगे तो उसको फीडबैक के माध्यम से और बेहतर तरीके से उसे सिखा सकते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? चर्चा करना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न, ये पेडागॉजी का प्रश्न है। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। किसी प्राथमिक का कक्षा 1 का बच्चा है जिसे पशु उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगी? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बच्चे को क्या बताना है? पशु। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं। नंबर बी है विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं। सी, विविध प्रकार के जानवरों के बारे में रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करें। डी, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। जी हाँ दोस्तों,
बच्चा कक्षा 1 का है। पहला ऑप्शन विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं। कक्षा 1 का बालक है, वो जानवरों की सूची नहीं बना पाएगा और सूची बना लेने से वो बेहतर समझ विकसित नहीं कर सकता, इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं। केवल नाम, किसी भी जानवर के नाम बता देने से उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप नहीं ले सकते, इसलिए यह भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तीसरा, विविध प्रकार के जानवरों के बारे में रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करें। तो ये भी सही है कि छोटे बच्चे हैं, उनके रंगीन चित्रों को दिखा करके और उसके विषय में बच्चों में समझ को विकसित करें। लेकिन इससे बेहतर क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। जी हाँ, जब बालक खुद चिड़ियाघर जाएगा और जानवरों को देखेगा तो उसके एक से अधिक इंद्रियां काम करेंगी। देखना, छूना, है ना, महसूस करना, सारे इंद्रियों के इस्तेमाल से वो जो प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेगा वह रंगीन चित्रों की अपेक्षा बेहतर समझ विकसित कर सकेगा। इसलिए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से क्या पर्यावरण का भाग है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि पर्यावरण का इनमें से कौन सा भाग है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। दूसरा है सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार। तीसरा है सामाजिक शिक्षा के अवधारणाएं। ऑप्शन डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। जी हाँ दोस्तों, तो पर्यावरण में 3 विषय आती है। एक आती है विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान और तीसरा क्या है, पर्यावरण। ये तीनों के पार्ट मिल करके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। तो इसमें कौन सा सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? जैव विविधता का मतलब समझ गए होंगे। तो पहला ऑप्शन, पक्षियों को प्रजाति संबंधित पुस्तकों व लेख पढ़ने के लिए देना। प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चित्र दिखाना। सी, पक्षी अभयारण्य में अवलोकन के लिए जाना। ऑप्शन डी, विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। जी हाँ दोस्तों, मैं बता चुका हूँ कि बच्चे जितने अधिक इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे वह उतना ही बेहतर अधिगम कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन है पक्षियों के प्रजाति संबंधित पुस्तकों के लेख पढ़ने के लिए देना। लेख पढ़ने के लिए दे रहे, केवल क्या बच्चा पढ़ रहा है, चित्र उसका देखेगा, ये उतना बेहतर नहीं है। प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चित्र दिखाना, ये वह केवल देख रहा है। पक्षी अभयारण्य में अवलोकन के लिए जाना, अब बालक को खुद अभयारण्य में ले जाइए और वहाँ जैव विविधता को दिखाइए ताकि बालक खुद से अवलोकन कर सके, ये बेहतर है। विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता और भाषण देना, तो इसमें क्या, विलुप्त पक्षियों पर क्या करना, विभिन्न प्रकार की वार्तालाप करना और उस पर भाषण देना, ये उतना कारगर नहीं है जितना कि बालक को खुद अभयारण्य में ले जा करके उससे जानवरों को दिखा करके अवलोकन करने के लिए कहा जाए। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कैसा कर्ण नाटक के चुनने के लिए सबसे उचित है? इस बताइए कौन सा ऑप्शन सबसे उचित होगा। पहला है पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से जोड़ने में सरल है। दूसरा,
पारंपरिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। ऑप्शन सी, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। ये कूट वाला प्रश्न बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो कूट पहला है, पहला और दूसरा। बी, पहला और तीसरा। सी, तीसरा, दूसरा और तीसरा। डी, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों सही है। जी हाँ दोस्तों, बताइए इसमें कौन सा सही है। जी, पहले देखिए, पारंपरिक नाटकीय विधाएं, जो नाटक के माध्यम से जब आप मंचन करते हैं तो विषय बालक को विषय वस्तु जोड़ने में सरलता हो जाती है। किसी भी विषय वस्तु को जब नाटक के माध्यम से बालक के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो बालक उस विषय वस्तु से आसानी से जुड़ जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा, पारंपरिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। हाँ जी हाँ, नाटक के माध्यम से जो बालक सीखते हैं वह उनके मस्तिष्क में काफ़ी दिनों तक अस्थायी बना रहता है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तीसरा ऑप्शन है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। जी हाँ, ये ऑप्शन सही नहीं है कि केवल धीमी गति से सीखने वाले बालक ही अभिनय पसंद करते हैं, बाकी लोग अभिनय पसंद नहीं करते। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या है, गलत है। पहला और दूसरा सही है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन ए और बी। कौन सा सही होगा, ए और बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। पहला ऑप्शन है कसकुटा, जो कहते हैं अमरबेल कहते हैं। ऑप्शन 2 बी है सूरजमुखी का पौधा। ऑप्शन सी, कैक्टस का पौधा। ऑप्शन डी, घटपर्डी का पौधा। तो जी हाँ दोस्तों, वैसे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा घटपर्डी का पौधा। जी दोस्तों, घटपर्डी एक ऐसा पौधा है जो नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर उगता है, या ऐसे स्थानों पर उगता है जहाँ भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वह कीटों का क्या करता है, कीटों को फंसाता है और फंसाने के बाद कीट को पचाता है और पचाने के बाद कीट के अंदर उत्पन्न प्रोटीन से नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो पौधा कौन सा है, घटपर्डी का पौधा। जिसमें अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न हमारा है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। तो पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। तो ऑप्शन है भेड़, ऊंट, अल्पेका, बकरी। जी हाँ दोस्तों, यह क्या है, एक बकरी है जो कश्मीर राज्य में काफ़ी ऊंचाई पर मिलती हैं और इनकी जो बाल होते हैं बहुत ही महीन होते हैं, जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते हैं। इसे क्या कहा था, पश्मीना कहा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे 15 प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे प्रश्न पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर जा कर के सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।